लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विपक्षी दल एकजुट होकर केंद्र की सत्ता में काबिज होने को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष के सपनों को धाराशायी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। ईडी की कार्रवाई का सबसे ज्यादा खतरा केजरीवाल एंड कंपनी को है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक के बाद एक खुलासे से ईडी एक्शन में है। वहीं खुद केजरीवाल भी ईडी के निशाने पर हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश के लिए दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, जिससे लगातार देश के लिए अच्छी खबर आ रही है। लेकिन विपक्षी नेता और उनके समर्थकों का रोना चालू है। राकेश टिकैत, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और टिकैत को डर है कि लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की जीत न हो जाए। ऐसे में राकेश टिकैत विपक्ष के लिए बेचैन हो रहे हैं। क्या है खबर और कैसे पीएम मोदी की वजह से देश के लिए आई है खुशखबरी, और कैसे केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें, और कैसे राकेश टिकैत की बढ़ गई है टेंशन, बताते हैं आपको सब कुछ इस खबर में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने समन फिर से भेज दिया है, जिसके बाद से सियासत फिर से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से जारी है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पूरी कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये है कि आखिर क्यों केजरीवाल साहब भाग रहे हैं। अगर केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं किया तो वो पेश क्यों नहीं हो जाते जांच एजेंसी के सामने। आखिर वो क्या छुपा रहे हैं जनता से। आखिर क्या है सच अरविंद केजरीवाल का जिसे वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ गाल बजा रहे हैं। केजरीवाल को समन फिर से भेजा ईडी ने, जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से तीसरी बार समन जारी होने पर आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि अब उनके मुखिया का क्या होगा। ऐसे में ईडी की तीसरी नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी तिल मिला गई है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी विपाशना में है। 10 दिन तक कोई कम्युनिकेशन उनके पास नहीं है, कोई फोन नहीं है। ऐसे में किसको समन भेजा गया है, ये फिर से बीजेपी से निकली हुई न्यूज लगती है। साथ ही आज तक मिला क्या है, एक चवन्नी किसी भी हमारे नेता के पास से नहीं मिल पाई है, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजा गया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा है। सीएम केजरीवाल ईडी की ओर से जारी दूसरे समन के बावजूद गुरुवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन इसके एक दिन बाद ही उन्हें शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले में नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र सरकार का राजनीतिक दिखावा दिखता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को तीसरी बार समन किया गया है। उन्हें पहले 2 नवंबर को और उसके बाद 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विपाशना में हैं। ईडी को भी अच्छी तरह से ये मालूम है और उन्हें केजरीवाल को समन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक 10 दिनों के लिए वो विपाशना में हैं, इस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं होगा। तो देखा आपने कैसे ईडी की तीसरी समन से आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ गई, जिसका डर केजरीवाल साहब को लग रहा है। और ईडी ने के कारण अटकलें इस बात की शुरू हो गई हैं कि दाल में तो कुछ काला जरूर है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सभी दल अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां बीजेपी के पास राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित जैसे अहम मुद्दे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के पास परिवारवाद, पार्टी के हित और राजनीतिक स्वार्थ जैसे मुद्दे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा दल या संगठन है जो कहता है अपने आप को कि हम किसान संगठन है, लेकिन उसका उद्देश्य या कह लीजिए काम करने का तरीका बिल्कुल विपक्षी दलों के जैसा या विपक्ष से ज़्यादा प्रेरित लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की, जो कहते हैं अपने आप को किसान नेता, लेकिन उनका चाल चलन किसान से बिल्कुल नहीं मैच करता है। उन्हें जब देखो वह विपक्ष का एजेंडा सेट करने में लगे रहते हैं। इसीलिए तो अब लोग उन्हें किसान नेता से ज़्यादा एक राजनीतिक नेता समझने लगे हैं, जिसका काम है सिर्फ किसानों के नाम पर देश की जनता और किसानों को गुमराह करना। फिर से राकेश टिकैत ने राजनेताओं को सलाह दे डाली है, लेकिन इस बार सलाह बीजेपी या पीएम मोदी के लिए नहीं है, बल्कि इस बार टिकैत ने विपक्षी दलों को ही निशाने पर लिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने के प्रस्ताव पर राकेश टिकैत ने कहा है कि सारे विपक्षी दल अब तो मिलकर अपनी अपनी जान बचा लें। पीएम किसको बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके पहले एक होकर चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी उससे एक दूसरे को नुकसान ही होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन्हें आपस में लड़वाने का काम करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में लोकतंत्र तो अब बचा नहीं है। जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वो डर गई है और डर के सरकार में शामिल हो जाएगी तो देश का बुरा हाल होगा। सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी के नेताओं को सलाह भी दी। वहीं उपराष्ट्रपति के अपमान पर भी राकेश टिकैत विपक्ष के साथ खड़े हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि उपराष्ट्रपति के अपमान को बेवजह जाति से जोड़ा जा रहा है। राकेश टिकैत के मुताबिक उच्च और संवैधानिक पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति जाति से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद का गतिरोध सत्ता पक्ष की ओर से बनाया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों का कार्टून बनाने या मिमिक्री करने के मामले में कानून काम करेगा। वहीं बीजेपी को सलाह देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और राजनीति से भगवान राम को दूर रखा जाना चाहिए। राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन करते क्या है, सिर्फ विपक्ष का एजेंडा सेट। लेकिन अब राकेश टिकैत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। विपक्ष के समर्थक ही उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, बाकी देश के किसान तो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए कोई दावे नहीं करते हैं, वो देश के लिए जीते हैं और दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। वे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपने परिवार के लिए। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत में वो क्षमता है जो वो विश्व भर का नेतृत्व कर सकता है। हर तरह से भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। पीएम मोदी का हमेशा से कहना है कि संस्कृति को थामे आधुनिकता से कदम ताल करते हुए भारत आत्मनिर्भर भी हो सकता है और दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर करा भी सकता है। पहले भारत पश्चिमी देशों के दिशा निर्देश की राह देखता था, लेकिन आज अमृतकाल वाला भारत पश्चिमी देशों को भी दिशा दिखा रहा है, साथ ही समूचे विश्व की भी दशा तय कर रहा है। लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसता रहा है। राहुल गांधी को पीएम मोदी की नीतियों में खामियां ही दिखती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने देश के लिए जो किया है वो करना आसान नहीं था। पीएम मोदी की वजह से आज दुनिया भर में भारत का डंका बजता है और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक और उपलब्धि हासिल करना चाहता है जो पूरा होने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सच होने वाला है। अगले 2 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 5000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी जीडीपी उस साल 5000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे चलकर 2027 में अर्थव्यवस्था का आकार 5500 अरब डॉलर से अधिक होगी। उन्होंने 18वें सीडी देशमुख स्मृति व्याख्यान में कहा कि ये संभव नहीं है कि जर्मनी या जापान की जीडीपी आने वाले 3 वर्षों में 5000 अरब डॉलर के स्तर को पार कर पाएगी। भारत इस समय डॉलर के मूल्य में 10.22% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस दर पर भारत की जीडीपी 2026 में 5000 अरब अमेरिकी डॉलर और 2027 में 5500 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा कि इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि भारत 2026 के अंत तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पनगड़िया ने कहा कि भारत को अपनी आर्थिक इकाइयों को बड़ा बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। चिंतामान द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कह चुकी हैं कि भारत के ऊपर वैश्विक मंदी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था मस्त हाथी की तरह चलती रहेगी। भारत को वैश्विक स्तर पर छा जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। भारत को पता है कि उसे किस तरह से विश्व का नेतृत्व करना है और कैसे अपने हिसाब से विश्व की दिशा तय करनी है। आज का मजबूत भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है और समय होने पर पूरे विश्व के साथ भी खड़ा होता है और अपनी आज़ाद राय भी रखता है।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस एक के बाद एक चाल चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिर से धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगी हुई है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, वैसे ही अपने आप को घिरता देख कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल कर्नाटक में जिस हिजाब को हटाकर बीजेपी सरकार ने समाज में समानता लाने की कोशिश की, उसी हिजाब के विवाद को कांग्रेस ने फिर से हवा दे दी है, जिसके बाद राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता में ये सवाल उबलने लगे हैं कि क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को साधने में लगी है। लेकिन जब विवाद बढ़ा और बीजेपी ने मजबूती के साथ घेरा तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर लगे प्रतिबंध को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हटाने का ऐलान कर दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूरू जिले के नंजनगुड में 3 पुलिस स्टेशनों के उद्घाटन के मौके पर यह ऐलान किया था। इसके पीछे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि पोशाक और भोजन का चुनाव व्यक्तिगत होता है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएम सिद्धारमैया के बयान के बाद से देश भर में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने समाज हित के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का फैसला संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लेकर चिंता पैदा करने वाला है। इसके अलावा भी बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि ये केवल हिजाब पर प्रतिबंध हटाना नहीं है, बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना है। यदि राहुल गांधी कांग्रेस और INDI गठबंधन बताते हैं और देश में सरकार बनेगी तो इस्लामिक कानून लागू होगा। इसके बाद तुष्टीकरण के मुद्दे पर घिरने और विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर यू टर्न लेते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे हिजाब पर प्रतिबंध हटाने को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में मैंने उन्हें जवाब दिया कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। तो देखा आपने कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक के बाद एक विवादों में फंसती जा रही है और बीजेपी मौका देखकर कांग्रेस को करारा जवाब दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस को बैक फुट पर आना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।